हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोगों ने मैट्रिक्स पूरा ख़त्म कर लिया है 11 लेक्चर्स में, और मैंने लास्ट में लेक्चर में अपना नंबर भी छोड़ रखा है वीडियो में। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अब पूरा मैट्रिक्स देख सकते हैं और मैट्रिक्स को ख़त्म कर सकते हैं। और जो भी समझ नहीं आया हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दिएगा मुझे कि भैया ये मुझे डाउट है, मुझे फिर से समझना है, तो मैं आपको पर्सनली वो चीज़ समझाऊंगा। मैथ्स के एनसीईआरटी में हमने मैट्रिक्स चैप्टर पूरा खत्म किया है। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करनी है। इसके साथ साथ मैं भी आपको जो डिटर्मिनेंट पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर, और इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ हर चैप्टर के टॉपिक वाइज। ठीक है, तो वो वीडियो आपको अलग से मिलेगा। प्लस जैसे हम लोग लाइव क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो हम लोग पर्सनली फेस टू फेस क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे, और मैं आपके डाउट्स पर्सनली लिया करूंगा। ठीक है, प्लस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो भी डाउट आए कभी भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या चैप्टर है? मैट्रिक्स से ही कनेक्टेड एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट, जहां पर एक स्केलर वैल्यू मिलती है। मतलब एक हर एक मैट्रिक्स की एक असाइंड स्केलर वैल्यू होती है जो हमें मिलती है। जैसे वहां पर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करके हम मैट्रिक्स लेकर आते थे। क्या करते थे? मैट्रिक्स लेकर आते थे। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके हम लोग मैट्रिक्स लेकर आते थे। हम मैट्रिक्स भी लाते थे, हम एक सिंगल वैल्यू भी लाते थे, हम दो वैल्यूज भी लाते थे। जैसे हमने मार्केट 1 और मार्केट 2 वाले क्वेश्चन कर रखे थे। हम हमारे ऑर्डर की, हमारे मनचाहे ऑर्डर की हम लोग वहां पर मैट्रिक्स लाते थे। यहाँ डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, वही मैट्रिक्स को हम का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, हम वही मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकालेंगे और उसे एक स्केलर वैल्यू असाइन करेंगे। हर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकलेगा जिसकी एक परफेक्ट स्केलर वैल्यू होगी। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलर। तो डिटर्मिनेंट आप लोग देख सकते हैं, प्लस थोड़ा सा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा ही अंतर है। वैसे तो इसकी जो मेन क्या कहें एक्सरसाइज थी डिटर्मिनेंट निकालने की, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वगैरह से, वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। वरना वो काफ़ी यूजफुल भी थी और प्लस बहुत कंफ्यूजिंग भी थी। कंफ्यूजिंग तो नहीं थी, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग तो थी। ठीक है, अब वो चीज़ आपकी में है नहीं, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है जिसके कारण आपको उसका इन्वर्स निकालने में काम आएगा। हाँ, और डिटर्मिनेंट का यूज इसमें भी किया जाता है कि आपको इन्वर्स निकालते समय उस फॉर्मूले में डिटर्मिनेंट की वैल्यू को रखना होता है। ठीक है, चलो हमने वहां पर भी पढ़ा था कि इन्वर्स किस तरह से। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन थे आपके मैट्रिक्स में जो कि डिलीट हो गया, वरना हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से क्या करते थे? इन्वर्स निकालते थे। तो एक पूरी एक पेज की लंबी मेथड को यूज करते थे और उसे सॉल्व करते थे। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट में वही मैट्रिक्स का इन्वर्स बहुत इजीली एक फॉर्मूले के द्वारा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअली में मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती थी? ए बी सी और डी, ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका था। तो डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका क्या होगा? देखो, पहली चीज तो डिटर्मिनेंट को डेट ऑफ ए से डिनोट किया जाता है, या फिर ए के आसपास में दो टेंटे, इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है। आप देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट का डी कैसा है, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, इसलिए मैंने बनाया। ठीक है, इस तरह से आप उसे डिनोट कर सकते हो। और आपको लिखने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि दो बॉल्स के बीच में आपके एलिमेंट खड़े हो जाएंगे। सिंपल सी चीज है। तो ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका था, ये डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका है। आप लोगों को ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को गलती से भी मॉड्यूलस में मत पढ़ लेना, ये मॉड्यूलस नहीं है, अब ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, जनरली आपको यही साइन दिखेगा देखने को। चलिए, और एक चीज और देखिए, क्या होता है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव देयर डिटर्मिनेंट। इसके अलावा आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हो। आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहली कंडीशन जो होगी किसी मैट्रिक्स की कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब मैं आपको पहले जनरल तरीके से बताता हूं और फिर उसके बाद हम लोग नंबर्स के थ्रू देखेंगे। जैसे मैं एक डिटर्मिनेंट लेता हूं a11, ये तो एलिमेंट आपको पता होंगे, a12, a21, a22। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी किसका है? 2 क्रॉस 2 का है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 का है। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिंपल सी बात होती है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में इन एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस सब्ट्रैक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं?
पहले आप A11 और A22 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A12, यहाँ पर माइनस आता है हमेशा, तो A12 इंटू A21, जो भी वैल्यू सॉल्व करके मिलेगी वो ही इसका डिटरमिनेंट होगा। तो ये आपने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब ये सिर्फ जनरल फॉर्म था, जनरल फॉर्म में हम लोग सिर्फ एलिमेंट्स की तरह चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जैसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, कोई भी 2 1 3 -4, ठीक है। अब मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, मैं इन दोनों को करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इनका करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले आप इसको नहीं लिख सकते, पहले आपको इसी को लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लीडिंग एलिमेंट कौन है आपका, ये है, ठीक है। अभी आपको साइन भी बताऊंगा कि भैया ये माइनस कैसे आया, ये प्लस कैसे आया, ये भी चीज है ना, जरूरी तो नहीं कि ये माइनस हो ये प्लस हो, तो हम ये भी बताऊंगा मैं अभी आपको कि ये माइनस कैसे आया, ये प्लस कैसे आया। चलो तो इसका करते हैं, तो 2 4 जा -8, 3 1 जा 3, तो माइनस का 3, तो ये आ गया कितना, माइनस का 12। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया, नहीं माइनस का 11, सॉरी, अरे यार मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, माइनस का 11, तो -11 इसका डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। अब भैया आपने ये साइन कैसे डिनोट किया कि ये माइनस का होगा, अभी मैं आपको जब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बताऊंगा तब बताऊंगा कि साइन कैसे दिया जाता है। वैसे तो सिंपल सी बात होती है कि भाई किसी भी डिटरमिनेंट को निकालने के लिए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का यूज किया जाता है, ठीक है। अब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का यूज किया जाता है, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में साइन क्या होता है। लेकिन 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको बीच में ये जो माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। अभी 3 क्रॉस 3 में साइन से बहुत कुछ समझ आएगा आपको, ठीक है। तो आपको डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, ठीक है। चाहो तो आपके बुक का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सिंपल से। अब ये फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, आपको बस वो मेथड याद करनी है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, 2 4 -1 और 2, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, रिलेट करना है, तो आपको डिटरमिनेंट निकालना है, सिंपल सी चीज है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये मान लेते हैं, छोड़ो क्या दिक्कत है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा करूँगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 2 4 -1 इंटू 4 -4। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये गलती नहीं कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट, खत्म, क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। चलो एग्जांपल नंबर 2 की तरफ जाते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 2 कहता है x + 1 x और x - 1, ठीक है। इसको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट करना है। ये दो डंडे देखते से ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ डिटरमिनेंट वाला खेल है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x²। अब यहाँ ध्यान से देखो x + 1, चलो मैं आपको लिख कर बताता हूँ, x + 1 x - 1, तो आपको ध्यान आ रही होगी एक प्रॉपर्टी a - b a + b वाली, जो क्या हो जाती है डायरेक्ट a² - b² की। अब कुछ बच्चे से मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, a² फिर ab फिर -ab फिर b², तो ये सब नहीं करना है आपको। ये 12th क्लास में आ गए हो तो आपके लिए सिंपल सी चीज है कि a - b a + b क्या होता है, a² - b² होता है। तो ये क्या है, इसमें x है और b क्या आपका 1 है, तो x² - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -x², ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है कि भैया आपने ब्रैकेट को ऐसे ही खोल दिया, समझ रहे हो भाई। आप किसी के घर जाते हो, आप एक्चुअली में किसी के घर जाते हो, तो वहां पर आपके एटिकेट्स मैनर्स ये सब देखे जाते हैं ना भाई। आप कैसे जा रहे हो, जूते पहन के उनके घर में तो नहीं जाते, लेकिन आप खुद के घर में तो कभी कभी जूते पहन के भी चले जाते हो, मम्मी चिल्लाती रहती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आपको ब्रैकेट का यूज करना है। तो अभी हमने ब्रैकेट नहीं खोला है, ठीक है। अब मैं जब ब्रैकेट खोल दूंगा तो हो जाएगा x² - x², ये माइनस +1, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट के लिए कि भाई
ऑर्डर 3x3 दे रखा हो तो उसको कैसे हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलो देखो, वैसे तो आपकी बुक में 4.2.3 जिनके पास भी बुक होगी 2x2 की मैट्रिक्स निकालने के बाद एक बहुत बड़ी थ्योरी दे रखी है। एग्जांपल एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन अलोंग सेकंड रो, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ तक आपको बहुत बड़ी सी एक पूरी स्टोरी सुना रखी है कि भाई आपको उसे पढ़ना है और डरना है, ठीक है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे। तो हम लोग पहले मैं आपको जनरल मेथड बताता हूँ, क्यों? क्योंकि देखो मैं सिंपल सी बात है आपको इतनी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि भाई आप अल्फ़ाबेट से भी डरे ना। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है कि नंबर्स की जगह वो लोग अल्फ़ाबेट के साथ खेलते हैं और वहाँ पर बच्चा डर जाता है। क्योंकि देखो अभी आप लोग 12th में हो, ठीक है, समझना एक चीज़, अभी आप 12th में हो, अभी आप CUET का एग्जाम दोगे, IIT JEE का एग्जाम दोगे, तो बहुत सारे बच्चे IIT JEE के लिए तो 11th क्लास से ही तैयार कर रहे होंगे, तो उन लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ ली होंगी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने CUET के बारे में सोचा होगा कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जो दिल्ली के अंदर हैं और चेन्नई में भी हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने सोच रखा होगा। तो वहाँ पर यही किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। तो वहाँ पर वो लोग ये अल्फ़ाबेट के साथ ही खेलते हैं कि अगर आपने वो फॉर्म मतलब आपको वो पैटर्न याद है कि अल्फ़ाबेट से कैसे चलते हैं, तो आप तुरंत उसकी वैल्यू पहचान लोगे। तो वहाँ पर 5 नंबर मिलते हैं। तो वहाँ पर इतना टाइम होता नहीं है, क्यों? क्योंकि 1.5 मिनट मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो अब आपको CUET के लिए भी तैयारी करना है ना, तो वो भी चीज़ है, तो उसको भी साथ में लेकर चलेंगे। तो अपनी NCERT को इतने अच्छे से पढ़ो कि CUET के लिए पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मैं आज ही आपको बोलता हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। आपको हर कभी वहाँ पर कोई भी रॉक स्टार, सुपरस्टार, ये सब आते हुए मिल जाएंगे बहुत सारे, जैसे विकास कीर्ति सर, जिनको आप रील्स पे देखते होगे, वीडियोस देखते होगे उनके, वो अक्सर वहाँ आकर लेक्चर्स लेते हैं, सेमिनार्स लेते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी वहाँ हर कभी आते रहते हैं। प्लस बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स भी होते हैं वहाँ पर बच्चों के लिए, जो कि ऑल पूरे फ्री होते हैं। अगर कॉलेज लाइफ जीनी है, आपको मस्ती करना है, DU में कल्चरल इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपको एक मस्ती करनी है ना, तो आप कोशिश करो कि अगर IIT JEE आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोग ग्रेजुएशन करना, जो भी बच्चे चाह रहे हो, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अच्छे कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर ग्रेजुएशन करो। जिन बच्चों को सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जिनसे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस एफिलिएटेड है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अपने नॉर्मल जगहों पर MSc या ग्रेजुएशन कर, हाँ अगर कुछ बच्चों को टाइम अपनी कॉलेज लाइफ में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये बताऊँ कि आपको अगर जैसे फ्यूचर में भी अगर मैथ्स का ऑप्शन लेना है, तो आपको NCERT पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप NCERT बहुत अच्छे से पढ़ो और नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट को भी अपना फ्रेंड बनाओ, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स। अब हम पहले तो 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो पहले हम एलिमेंट लिखते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैंने मान के चला A। अब भैया 2x2 की मैट्रिक्स में तो ये था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, डिटरमिनेंट आ गया। 3x3 की मैट्रिक्स में क्या करेंगे, तो 3x3 की मेथड में एक पैटर्न चलता है, एक कहने को एक एल्गोरिथम चलती है, ठीक है। क्या चलती है वो बताता हूँ मैं आपको। वो सिंपल सी चीज ये है कि आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़कर पूरी जो डिटरमिनेंट है उसे एक्सपेंड करना होता है, एक्सपेंशन करना होता है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक रो या एक कॉलम को पकड़ लेता हूँ। अब चाहो तो मैं पहले एक काम करता हूँ, रो 1 को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, रो 1 को पकड़ा, तो मैं लिखूंगा यहाँ एक्सपेंशन। ये सब आपको बाद में नहीं लिखने, बाद में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं अभी आपको बस बता रहा हूँ। एक्सपेंशन अलोंग R1, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली जो चल रहा है। चलो, तो मैंने क्या किया, एक्सपेंशन अलोंग R1। तो अब जब मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस सिंपल सी चीज है, इसको देखना क्या करने वाले हम। मैं यहाँ पर लिखूंगा A11, ठीक है, A11 लिखूंगा, और
इसको छुपाऊंगा और इसको छुपाऊंगा, जो भी एलिमेंट में लिखूंगा उसके सामने वाली रो को और उसके सामने वाले कॉलम को मैं छुपा दूंगा। अब जो भी बचेगा मैं यहाँ लिखूंगा। तो एक्चुअली में क्या बच रहा है, ये बच रहा है देखो A22 A23 A32 A33। वैसे तो मैं आपको सीधा एक एग्जांपल लेकर भी समझा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए मैं हम इस तरह से जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा प्लस। क्यों प्लस लगा रहा हूँ, एक्चुअली में देखो अभी चीजें होंगे, मैं करूंगा यहाँ पर भी प्लस 1 I प्लस J, ठीक है, यहाँ पर भी मैं वही करूंगा 1 I प्लस J, ठीक है। अभी आप समझना I प्लस J क्या है। अब क्या करेंगे, हम A12 लेंगे, तो मैं क्या करूंगा A12। अब मैंने आपको अभी बताया कि आपको जो भी एलिमेंट लोगे उसके सामने वाली रो, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कॉलम है उसे छुपा दो। तो देखो क्या क्या बचा, और इनके आपको क्या करना है, ऑर्डर से मतलब चेंज नहीं करने, आपको वैसा का वैसा लिखना है। A21 यहाँ आएगा, A31 यहाँ आएगा, तो हम क्या करेंगे A21 A31 A23 A33। कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई दिक्कत आई हो। थर्ड चीज करते हैं, +1 I प्लस J। अब A12 तो हो गया, अब A13 करते हैं, तो ये रहा A13। अब A13 पे बात आई, तो A13 की रो और A13 का कॉलम छुपा दो। देखो ये जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना है, A21 A31 A22 A32, ये आ गया होगा आपको समझ में। अब ये बस इसको हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो तो अभी हम ये क्या लिखा है भैया, ये भी तो बताओ I प्लस J क्या होता है। तो देखो I बोले तो ये वाला एलिमेंट, ठीक है, और J पीछे वाली चीज, मतलब कौन सी रो का फर्स्ट रो तो I, कौन सा कॉलम तो J। इसी तरीके से हमें इन्हें लिखना है। कैसे लिखना है, देखो क्या लिखना है बताता हूँ, ये माइनस है, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी थोड़ी सी कि ये माइनस है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, अभी मैं ये आपको लिखवा रहा हूँ, देखो अभी मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा इस चीज को। तो अभी पहले -1 की पावर I प्लस है, अब मैं देखो यहाँ पर लिखूंगा -1 की पावर, देखो ये कौन सा एलिमेंट लिया 1 1, तो 1 + 1 कितना होता है, लिख देता हूँ चलो, ठीक है, A22 A32 A23 A33। क्योंकि क्या है अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। प्लस यहाँ पर भी वही करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 A21 A31 A23 A33 प्लस -1 की पावर 1, अरे 1 लिखना है ना, I के लिखा 1 + 3 A13 A21 A22 A31 A32। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं होगी, नॉर्मल सी चीज़ है। मैंने क्या किया, जो एलिमेंट बाहर लिखा था बस उसी में जो आगे रहती है वो I की वैल्यू रहती है, और जो पीछे रहती है वो J की वैल्यू रहती है। अब ये मैंने सिर्फ कहने को आपको बता रहा हूँ कि आगे की वैल्यू पीछे की वैल्यू, एक्चुअली तो रो और कॉलम है ना, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को क्या होता है समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपको बस बता दे रहा हूँ कि I क्या होता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, J क्या होता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो 1 + 1 2, तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, तो बस ये 1 तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा डायरेक्ट, अरे यहाँ पर A11 लिखना भूल गया था मैं, तो ये A11 हो गया, तो A22 A23 A32 A33 प्लस -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का क्यूब माइनस होगा, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं शायद 1 2 लिखना भूला था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का A12 हो जाएगा, A21 A31 A23 A33 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो -1 की पावर 4 इवन नंबर है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो A13 A21 A31 A22 A32। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हो। अब आप लोग 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत आसानी से जानते हैं। 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो निकाल दो। A11 अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, A22 A33 माइनस A23 A32, ठीक है, माइनस A12। अभी आपको मैं डायरेक्ट जब बताऊंगा ना तो आपको बहुत आसान लगेगी ये चीज़, और ये अभी भी आसानी है। A22 A33 माइनस A31 A23, अभी आगे लिख सकते हो पीछे लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत तो होती नहीं है। A13 A21 A32 माइनस A22 A31,
ये आ गया आपका 3x3 की मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। ये पूरा फॉर्मूला है जो आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ रहे हो? आपको बस वो पैटर्न को जानना था, पैटर्न को समझना था कि आपको इस फॉर्मूले को याद नहीं करना है। कोई फॉर्मूला नहीं है, बस मैंने आपको बताया कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी ऑर्डर के 3x3 के ऑर्डर का मुझे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो मैं किसी भी R1 या R2 या R3 या C1 या C2 या C3 किसी भी एक तरह से उसे एक्सपेंड करके, एक्सपेंशन करके डिटरमिनेंट ला सकता हूँ। ठीक है, बहुत इजी सी चीज़ है। ठीक है, अब ये तो बहुत भयानक सी चीज़ दिख रही होगी कि ये क्या किया है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर तुरंत समझाता हूँ, तब आपको बहुत आसानी से समझ में जाएगा कि एक्चुअली में पिक्चर चल क्या रही है। बोलते हैं ना सीन क्या है या लाइन क्या है, तो वही ये सीन वही है। ठीक है, कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। प्लस मैंने ये जो साइन बताए हैं आपको कि ये लिखना है, ये लिखना है, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपांड करेंगे तो हम ये नंबर्स को सिर्फ ऐड कर लेंगे। 1 + 1 2, मतलब इवन नंबर। इवन आया तो प्लस लगाओ, ऑड आया तो माइनस लगाओ। देखो माइनस लगा हुआ है, ये माइनस आ गया। इवन ऑड है तो ये इवन है। इन दोनों को प्लस करने के बाद, इन दोनों नंबर को जब प्लस करने के बाद जो नंबर बनता है, इन दोनों नंबर को जब आप प्लस करते हो दो नंबर बनता है, तो अगर वो इवन आया तो आपका पॉजिटिव रहेगा और अगर ऑड आया तो वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज थी। अब अगर एक्सपेंशन अलोंग R1 किया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। भैया एक काम करो, C1 के अलोंग करके बताओ तो मुझे। चलो तो C1 के अलोंग करते हैं आप एक्सपेंशन। सारी रो सारे कॉलम के थ्रू एक्सपांड किया जा सकता है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे एक्सपेंड कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अभी हम लोग जानेंगे कि और आसान एक ट्रिक क्या होती है अगर हम लोग आलसी हैं। भाई मैथमेटिशियन थोड़े से आलसी तो होते हैं, आप लोगों ने हमारे प्रोफेसर्स को देखा होगा। ठीक है, कि प्रूफ्स करा देते हैं, पढ़ा देते हैं नॉर्मली, मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता कि हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल लैब, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम लोग थोड़े से आलसी होते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े से इंटेलेक्चुअल जो होते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो अब एक्सपेंशन अलोंग आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू कर सकते हो, और साइन का जो भी दिक्कत है वो मैं आपको अभी एक बार और बता देता हूँ। अब एक काम करते हैं, एक रैंडम उठा लेते हैं। क्या रैंडम उठा लेते हैं? मैं करता हूँ C3 के अलाउंग करता हूँ, या बोलो तो R2 के अलाउंग करता हूँ। R1 देख लिया तो R2 तो अब आसान हो जाएगा। C3 के अलाउंग एक बार करके देखते हैं। ठीक है, चलो। नहीं यार C3 के नहीं, क्योंकि 1 + 3 4 होता है, तो वो तो इवन नंबर है। C2 के अलाउंग करता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। चलो, तो एक्सपेंशन अलाउंग C2, थोड़ा सा बीच का ले लेते हैं कहीं भी। ठीक है, अब C2 के अलाउंग एक्सपेंशन कर रहा है, तो मतलब इस वाली रो, ये वाली कॉलम, ये वाले कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करना है। अब इस वाले कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करना है, तो सिंपल सी चीज क्या है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी थी। जैसे मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि भाई पहले तो आपको जिस भी कॉलम या जिस भी रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो उस एलिमेंट को बाहर लिख दो। तो हम लोग इन तीनों एलिमेंट को एक एक करके बाहर लिखेंगे। पहले मैं लिखूंगा A12। अब वही मैंने किया -1 की पावर I + j, तो अब तो I + j मुझे पता है 1 + 2। अब अगर 1 + 2, तो ये भी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये 1 + 2 कितना होता है, ऑड होता है। तो ऑड होता है तो -1 की पावर अगर ऑड होगी तो क्या होगा, माइनस ही आएगा। तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी मैंने बता रखा था कि भाई जो भी एलिमेंट लेते हैं वो वाली रो और वो वाला कॉलम क्या करो, डिलीट कर दो, छुपा दो। जब आपने ये छुपाया तो जो बचा वो उसी ऑर्डर में लिख दो। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा A21, A31, A23 और A33। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, A22 के अलोंग करूंगा। अब ये नहीं हो सकता कि A12 के अलोंग कर लिया अब A23 लिख दें, नहीं। जिस भी कॉलम या जिस भी रो के थ्रू कर रहे हो आपको, तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में लिखना है, ध्यान रखना। आप लोग अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं यहाँ पर। चलो, तो A12 हो गया, A22, तो मैं क्या करूंगा, -1 की पावर A22, 2 + 2 देखो इवन नंबर है, तो बस ये तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सी चीज है, प्लस हो जाएगा। तो आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है। तो अब आप लोग, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग आगे करने की आपको जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई एलिमेंट, जिस भी ऑर्डर का एलिमेंट है, जो भी पोजीशन को वो रिप्रेजेंट करता है, उन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर इवन आ गया तो हम प्लस लगा देंगे, अगर ऑड आ गया तो माइनस, अगर माइनस आ गया तो माइनस लगा देंगे, अगर ऑड आया तो माइनस, इवन आया तो प्लस। तो A22, अब A22 के, और ये क्या करना है हमें कि ये वाला कॉलम छुपाओ, पहले ये वाली रो छुपाओ, ये वाला कॉलम छुपा दो। बाकी के देखो कौन बचे हैं, A11 बचा है, A31 बचा है, A13 बचा है, A33 बचा है। तो लिख देते हैं A11, A13,
A31 A33। चलो आगे चलते हैं, -1 की पावर। अब यहाँ पर आएंगे 32 पर, 3 + 2 A32, और ये नहीं भूलना है कि A32 को बाहर लिखना है, ठीक है। अब A32 है तो आपको देखो ये वाला तो कॉलम छुपाना ही है और ये वाली रो छुपानी है, बाकी जो बचे आपको लिख देने हैं। तो ये बचेगा A11 A21 A13 A23, बस आप कर दो। तो ये इवन माइनस है क्योंकि ऑड नंबर है A12। अब इनको खोल दो तो A21 इंटू A33 माइनस A23 A31, ये क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस A22 A11 A33 माइनस A13 A31, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 3 + 2 5, तो 5, तो -1 की पावर 5 मतलब ऑड नंबर है, और ऑड नंबर मतलब माइनस नहीं जाएगा, तो माइनस यहीं बैठा रहेगा। A32 ये कर दो, ये क्या कर रहा हूँ, A11 A23 माइनस A13 A21, तो आपको एक्चुअली में ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A। सेम आएगा, देखो आप एक्सपेंशन अलोंग R1 करो, एक्सपेंशन अलोंग R2 करो, एक्सपेंशन अलोंग R3 करो, एक्सपेंशन अलोंग C1 करो, एक्सपेंशन अलोंग C2 करो, एक्सपेंशन अलोंग C3 करो। आप जो भी नंबर के थ्रू एक्सपेंशन करोगे सेम नंबर आपको, सेम डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा। डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, तो डिटर्मिनेंट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, आप किसी भी रो के थ्रू कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हम एक्सपेंशन हमेशा उस रो या उस कॉलम के थ्रू करते हैं जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। क्यों, समझो एक चीज को, समझो A22 की वैल्यू मेरी 0 है। अब अगर यहाँ वैल्यू में 0 रखता हूँ तो देखो ये वाला बॉक्स तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे आप, उसके बाद माइनस करोगे, क्या फायदा, जब बाहर 0 लिख रखा है तो आप जैसे उसमें 0 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बस इतनी सी चीज थी, क्या थी कि हम क्या करते हैं, हमेशा एक्सपेंशन करते हैं उस रो या उस कॉलम के थ्रू जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे समझो A32 है, ये नंबर 0 है, A32 नंबर 0 है, तो ये इसमें अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं बची, तो आपकी आधी मेहनत बच गई ना, आपको सिर्फ 2 बॉक्स कैलकुलेट करने हैं बस। ये चीज आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब आप लोग अपने मन से एक बार अपनी कॉपी में एक्सपेंशन अलोंग R3 और एक्सपेंशन अलोंग C3 और करके देखना, आपको समझ में आएगी चीज कि क्या चल रहा है। अब आपको मैं नंबर्स में बताऊंगा तो देखना कितनी आसान हो जाएगी ये चीज। कितना जो बॉक्स बना रखे हैं A11 A22 ये सब कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि एक्चुअली में क्या चल रहा है वो बताने के लिए आपको मैंने ये सब चीजें की, ठीक है। अब मैं आपके लिए सिंपल सी चीज है, सीधे क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन ले आता हूँ जो समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग 2-3 तरह से एक्सपेंशन करके देखेंगे और तीनों से देखेंगे कि सेम वैल्यू आ रही है, मतलब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ रिमार्क्स लिख रखे हैं आपकी पुरानी बुक में, तो जैसे उन्होंने फर्स्ट रिमार्क लिख रखा है कि फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग द रो और कॉलम व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अब देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के बड़े बड़े, और चले जाते हैं पेपर में। और फर्स्ट यूनिट टेस्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स में बच्चों को समझ ही नहीं आता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं जो कि समझ नहीं आता है। अब अगर समझ नहीं आता तो बच्चे घर आते हैं बोलते हैं भैया आपने पढ़ाया था मार्क्स तो आए ही नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि भाई एक बार एनसीईआरटी रीड कर लिया करो। जो पेपर में 3-4 नंबर के एमसीक्यू होते हैं ना, जो लगता है कि यार देखते से नहीं बनेंगे या डिफिकल्ट हैं या समझ नहीं आता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है या कर क्या रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के अभी आपको ऐसे कई ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, जहां पर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। वो पता, वो सिंपल सी चीज है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे, जहां पर भी रिमार्क है, थ्योरम है, आप वो पढ़ लोगे, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। मैंने पिछली बार बच्चों को बहुत बार बोला कि पढ़ लो, नहीं पढ़ा। फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे वन बोले तो फर्स्ट हाफ ईयरली जो होता है उसमें नहीं पढ़ा, एक और पेपर हुआ जब दिसंबर के टाइम उसमें नहीं पढ़ा, फिर प्री बोर्ड आ गया उसमें भी नहीं पढ़ा, फिर प्री बोर्ड सेकंड में जाके मैंने उन्हें बोला कि भाई एक बार पढ़ो तब समझ आएगा। और एक बच्चे ने पढ़ा, लिटरली उसके पेपर में 4 एमसीक्यू आया और उसने चारों के 4 देखते से ही करेक्ट कर दिए। तो ये 2-3 नंबर जो होते हैं ना हमारी एनसीईआरटी की थ्योरम्स और रिमार्क्स के बीच में या नोट के बीच में छुपे होते हैं, जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं एनसीईआरटी हो गई, हाँ हो गई, कैसे हो गई, सारी एक्सरसाइज कर ली, सारे एग्जाम्पल कर लिए, थ्योरम्स किसने करने करी। अब थ्योरम्स का प्रूफ करने को तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस एक बार पढ़ लेना,
तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से ऐसे मिनिमम 2 नंबर तो मिनिमम है जो आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, एग्जाम्पल के क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो पेपर में आएंगे। वो पेपर में कहाँ से आएंगे? वो आएंगे नोट से, रिमार्क से। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको जनरली अलर्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार रीड करना अपने एनसीईआरटी के सारे रिमार्क्स, सारे थ्योरम, ये सारी चीज़ें। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप उसे ऑब्जेक्टिव की तरह मत लीजिए कि ऑप्शन याद कर लिया काम हो गया, नहीं, वो आपको वैल्यू चेंज करके कुछ ना कुछ ऑप्शंस में घुमाएंगे, इसलिए आपको उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सब्जेक्टिवली सॉल्व करना है, ठीक है। तो रिमार्क्स में कहता है कि भाई वी शैल एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, जो मैंने आपको बता रखा है कि जिसमें भी ज़्यादा जीरो होंगे हम उसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे। तो अभी मैं आपको सामने एक एग्जाम्पल लूंगा। फिर उसके बाद बोल रहा है व्हील एक्सपैंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय -1 की पावर i प्लस जे, वी कैन मल्टीप्लाई बाय प्लस और -1 अकॉर्डिंग टू i प्लस जे इज इवन और ऑड। ये भी बता रखा है कि अभी i प्लस जे को जब हम प्लस करते हैं तो अगर इवन नंबर आता है तो डायरेक्ट प्लस लिखो, अगर ऑड नंबर आता है तो माइनस लिखो। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड चीज जो कहता है वो बोलता है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन इट इज इजी टू वेरीफाई दैट a इक्वल्स टू 2b। क्या करना है? a इक्वल्स टू 2b को वेरीफाई करना बहुत ईजी है। कैसे? ऑल्सो डिटरमिनेंट निकाला हमने फर्स्ट वाले का, ठीक है, और सेकंड वाले का। 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला मैंने आपको सिखाया, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा आपके सामने। अब वहां पर उन्होंने बोला है, मैं आपको एक बार रीड करके बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो देखते देखते आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी खोल लो और रीड कर लो, क्योंकि मैं अगर आपको समझा दूंगा ना तो आप समझ के बस चले जाओगे, फिर आप एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे, ठीक है। ऑब्जर्व दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आया, तो वहां पर उन लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया, ठीक है, और यही वो पैटर्न को उनने फिर एक जनरल फॉर्मूले में बना दिया कि a इक्वल्स टू के बी, मतलब अगर a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स में b मैट्रिक्स a मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीपल हो, मतलब एक मैट्रिक्स हम लेते हैं फिर हम उसमें क्या करते हैं, स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे पूरी हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो a मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मल्टीपल ऑफ b होती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम उस स्केलर की पावर, अगर हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना है, अगर हमें हमारे पास a का डिटरमिनेंट दे रखा है, हमें b का डिटरमिनेंट निकालना है, तो उसमें सिंपल सी बात होती है कि जिस भी आपने स्केलर का मल्टीप्लाई किया है उसकी पावर में n लिखो। अब n क्या है? ये n है यहाँ पर, जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तो आप वहां पर 2 क्रॉस 2 तो उसका मल्टीप्लाई करके 4 मत लिख देना। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो वो 2 ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो वो 3 ऑर्डर की है। इस चीज का ध्यान रखना, पिछली बार एक बच्चे ने किया था, ठीक है। तो इस बार आप लोगों को मैं पहले से ही बता देता हूँ। तो k की पावर n, मतलब जो भी स्केलर का आपने मल्टीप्लाई किया है उसकी पावर में जो भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उसका पावर लगा देना है और प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b कर देना है। तो ये सिंपल सी चीज थी। चलो कैसे, मैं आपको इस एग्जांपल को लेकर समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ, देखिए। पहले तो हम a लेंगे, a क्या दे रखा है? 2240, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा 3 क्रॉस 3 का, जिससे डिटरमिनेंट निकालना सिखाऊंगा, और प्लस उसके बाद आपके पास पूरी एक्सरसाइज पड़ी है डिटरमिनेंट निकालने को और चेक करने को और कैलकुलेट करने को। तो आप लोग मुझे डायरेक्ट, मैं आपको होमवर्क अभी दे देता हूँ कि आप लोग पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कल जब नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा तो सारे आंसर्स मैच करेंगे और सारी मेथड्स मैच करेंगे, ठीक है। कई बार होता है कि आंसर सीखा जाता है लेकिन बीच की कैलकुलेशन गड़बड़ होती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक बच्चा हूँ कि बीच की मेथड गड़बड़ है लेकिन आंसर सही आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करना है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट वाइज चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं आपको पर्सनली चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए और बी ये दे रखी है। चलो तो अब हम क्या करते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं। और आप लोग देख सकते हो, चलो देखो, अगर मैं b में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो देखो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो मतलब एक्चुअली में क्या चल रहा है, a क्या है? 2b है कि नहीं है? ये चीज तो आप लोगों को दिख रही होगी, सिंपल सी बात है। मैं अगर b में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी? a बन जाएगा मेरा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि a इक्वल्स टू 2b है, ठीक है। अब a का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो a का डिटरमिनेंट क्या आएगा? इन दोनों का करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आ गया 0 माइनस 4 to the 8। यहाँ पर हमेशा माइनस आता है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर साइन को लेकर कंफ्यूजन आ जाए कि नहीं भाई वो नंबर ऐसा था तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा। नहीं, जब आप एक मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में भी जब आप एक एलिमेंट को जब छुपा लेते हो उसकी कॉलम और उसके रो को, तो वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का ही आपको डिटरमिनेंट लेना रहता है ना, तो वहां पर हमेशा क्या आता है? माइनस आता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया -8। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है? -8। अब डिटरमिनेंट ऑफ b निकाल लेते हैं, तो ये 0 माइनस 2 1 2, ठीक है। तो एक्चुअली कितना आ गया? ये -2 आ गया। तो बहुत आसान सी चीज़ है। अब हम लोग एक पैटर्न नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे देखना, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि a डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होता है? k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ b,
ठीक है, ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके लिख लेना। इससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको 1-2 नंबर दिल पाएंगे। ठीक है, अब इस चीज को मैं समझाता हूँ कैसे। के क्या है, अगर देखो यहाँ पर मैंने के क्या मिला था मुझे 2, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 लिखा। ठीक है, समझना। अब मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है और बी दे रखा है मेरे पास। आपको क्वेश्चन इस तरह से ही मिलेंगे कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ बी दे रखा है और ए का डिटरमिनेंट निकालना है, और बच्चों को समझ नहीं आता कि एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कौन सा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ, जैसे ए बन जाएगी तो वो 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 की पावर n क्या है, तो ये 2 क्रॉस 2 का है, तो इसकी पावर 2। यहाँ इसकी पावर 4 मत लगा देना गलती से, ध्यान रखना। ठीक है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ बी आपको दे रखा है कितना है, -2। तो आप इससे डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। 2 2 4 और 4 2 8, तो -1 ये आ गया। तो बस ये कॉन्सेप्ट था, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, और आपको अभी आगे ऐसे इसी फॉर्मूले से कई क्वेश्चन ऐसे बनते हुए दिखाई देंगे जहां पर क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह से मिलेंगे कि ये फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको इसे नोट कर लेना है और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि एक्चुअली में क्या निकालते हैं। तो बहुत छोटे लेवल पर है कि अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये फॉर्मूला कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस टफ बन सकते हैं इससे। अगर किसी बच्चे ने ये नहीं पढ़ा, किसी बच्चे के ध्यान में नहीं है, तो उससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इजीली। चलो ठीक है, तो मैं अभी आपको फॉर्मूले का अच्छे से और अच्छे से जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाऊंगा तब और अच्छे से मैं आपको इसके यूज समझाऊंगा। इससे पहले अभी हमने जो एक्सपेंशन समझा था 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, वो अभी हम देख लेते हैं। चलो, तो मैं डायरेक्ट आपका एग्जांपल नंबर 3 ले लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, डिटरमिनेंट का साइन ये भी होता है। ठीक है, 1 2 4 ठीक है। चलो, तो अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, कैसे निकालूंगा सोचो। एक्सपेंशन अलोंग R1 करते हैं, फिर एक्सपेंशन R2 करते हैं, फिर एक्सपेंशन अलोंग R3 करते हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि सबके अलोंग एक्सपेंशन करके सबको ऐड करना है, नहीं। किसी भी एक मैट्रिक्स अगर किसी इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो आपको सिर्फ इसके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ के इसका एक्सपेंशन करना है और वही उसका डिटरमिनेंट होगा, और हर रो या हर कॉलम से आप करोगे तो वो सेम वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। चलो करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले करता हूं एक्सपेंशन अलोंग R1। ठीक है, चलो मैं क्या करूंगा, रो 1 ये रही पूरी, तो पहले क्या करूंगा 1 लिखूंगा, A1 1 एलिमेंट लिखना है ना। अब मैं आपको वो फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं कि चल क्या रहा था। अब ये क्या करो, जो भी एलिमेंट लिया उसके सामने वाली रो, उसके सामने वाला कॉलम छुपा लो, बाकी सबको लिख दो नीचे 3 1 0 0। ठीक है, अब A प्लस का 1 क्यों लिया, क्योंकि A1 1 है। क्या है ये, कौन सा एलिमेंट है ये, A1 1 है, और 1 + 1 करोगे तो 2 होता है, इवन नंबर आता है। इवन आता है मतलब पॉजिटिव। चलो, अब ए कौन सा एलिमेंट है, A1 2 है, तो A1 2 1 + 2 3 होता है, ऑड है, तो मतलब माइनस लगा दो। चलो माइनस लगा दी। अब आपको क्या करना है, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छुपा दो, बाकी सबको ऐसा लिख दो, तो ये हो जाएगा -1 4 0 और 0। ठीक है, हो गया काम। और 2 को तो लिखना भूल ही गए थे, तो उस 2 को भी यहाँ लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्लस का 4। अब प्लस का 4 कैसे आया भाई, देखो ये कौन सा एलिमेंट है, A1 3 है, तो A1 3, तो 1 + 3 कितना होता है 4 होता है, तो जो कि एक ये वाला 4 नहीं 4 होता है, तो जो कि एक इवन नंबर है, तो उससे ही प्लस डिफाइन हुआ। ठीक है, वो 4 नहीं लिखना है आपको यहाँ पर, और ये वाला रो और ये वाला कॉलम छुपा दो, बाकी सारी चीजें यहाँ लिख दो, -1 3 4 और 1। देखो ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ डायरेक्ट। 0 0 ये तो खत्म। चलो भाई 0 0 ये भी खत्म। चलो ये भी हो गया, ये भी 0 -0, और देखो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 4, अंदर क्या बचेगा -1, और ये 4 3 12, जो कि होता है -12। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 × -13, जो कि होता है 12 का 2 कैरियर 1, -52 इसका डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक्सपेंशन अलोंग R1 दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेंशन अलोंग R3 करते हैं इस बार। ठीक है, कि हम सारी जगह से वैल्यूज चेक करते हैं, तो -52 आता है, आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, चलो करते हैं। और अभी आप लोग कुछ टाइम बाद देखना, ये बीच के जो स्क्वायर्स बना रखे हैं ना, ये भी नहीं बनाओगे, इतनी फास्ट काम करने वाले हो आप लोग। ठीक है, अब भैया इस बार माइनस प्लस भी छुपा देता हूँ। वो पता देखो सिंपल सी चीज है, R1 है, मतलब कहां से चालू हुआ 1 1 से, E1 से। तो अब आपको एक और ट्रिक बताता हूँ
कि अब आपको बार बार करके नहीं देखना है, आप अल्टरनेट चलते हैं। साइन कैसे चलते हैं? अल्टरनेट। अगर पहला वाला प्लस है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा, तीसरा वाला प्लस होगा। अगर पहला वाला नेगेटिव है तो दूसरा प्लस होगा, तीसरा नेगेटिव होगा। अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहला आपको सिर्फ साइन देखना है कि भाई वो माइनस का है प्लस का है। अगर प्लस का है तो अगला वाला माइनस का होगा, उसके अगले वाला प्लस का होगा। अगर पहला वाला प्लस का है तो अगला वाला माइनस का होगा, उसके बाद वाला प्लस का होगा। तो ये भी ट्रिक है एक तरह से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ, R3 कर रहा हूँ। तो R3 कर रहा हूँ तो 4 बाहर आ जाएगा। 4 ये कौन सा एलिमेंट है? A31 31 एलिमेंट है। 3 + 1 4 होता है, तो जो कि पॉजिटिव है, मतलब प्लस इवन है। 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है, जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर है तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बस अब ये वाला एलिमेंट, ये वाली रो छुपाओ, ये वाला कॉलम छुपाओ, क्या आ जाएगा? 2 3 4 0। ये कॉलम, ये रो छुपा दी हमने। अब क्या करूंगा, ये इसके बाद ये वाले पे नहीं जाऊंगा, मुझे क्या करना है, एक ही लेकर चलना है कि अगर मैंने रो 3 ली है तो पूरी रो 3 के अलाउंग क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब ये 1 तो 1 क्या है? ये 3 2 है, तो बस अभी मैंने सिखाया अगर ये प्लस का है तो डायरेक्ट लगा दो माइनस, माइनस का 1। और आप लोग चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये 3 2 है तो 3 2 कितना होता है? 5 होता है, जो कि एक ऑड नंबर है। अब अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव का साइन, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ। ये कॉलम छुपा दिया, ये रो छुपा दी, तो क्या बचा? 1 - 1 4 और 0। फिर इसके बाद देखो प्लस 0, अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, तो ये भी समझ में आ गया। 3 3 बोले तो 6 इवन नंबर है, मतलब पॉजिटिव, और ये 0 है तो आपको जरूरत ही नहीं है। देखो ये छुपाया, ये छुपाया, ये बचा 1 2 - 1 3। तो आप लोग देख सकते हो कि 4 ये हो जाएगा 0 - 4 3 12 -1, ये 0, ये कितना बचा होगा? माइनस माइनस प्लस का 4। यहाँ गलती नहीं करना है, ये माइनस का 4 आया और एक माइनस लगता है, तो मैं आपको लिख देता हूँ चाहो तो, माइनस का 4, ठीक है। और ये तो सीधा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। कर देते हैं 3 माइनस माइनस 2। चलो तो ये करोगे 4 2 से कितना होता है? 48 होता है, जो भी माइनस का होगा, माइनस का, ये माइनस का 4 होगा। नहीं यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ी की, ये माइनस का 4 लगाना भूल गया। हाँ तो ये प्लस का 4 होगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो 0 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखो यहाँ से भी क्या आया? माइनस का 52 आंसर आया। मतलब R1 के थ्रू एक्सपेंड करो, या R3 के थ्रू एक्सपेंड करो, या R2 के थ्रू एक्सपेंड करो। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, यहाँ R2 के अलावा आप लोग एक्सपेंड करके खुद से देखोगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको सेम वैल्यू मिलेगी। चलो अब मैं आप लोगों को C1 के थ्रू करता हूँ एक्सपेंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, C1 के थ्रू एक्सपेंड करके बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो C1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। कैसे करेंगे? C1 बोले तो ये रहा, ये C3 हो गया, ये C2 हो गया, और ये C3 हो गया, मतलब वर्टिकल। अब C1 के अलावा एक्सपेंड किया तो 1 आएगा। अब 1 तो C1, ठीक है, कॉलम 1, तो कॉलम 1 में ये कौन सा एलिमेंट है? A11 है, तो देखो A11 1 + 1 2 इवन नंबर, तो प्लस आ गया। तो अब आप तो सीख जाओगे कि डायरेक्ट प्लस लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ अब ये छुपाना है और इसके सामने वाली रो छुपाना है और कॉलम छुपाना है, तो देखो 3 1 0 0 काम हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब आपको इस पर नहीं जाना है, आपको यहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एक्सपेंशन अलोंग C1 कर रहे हो, ठीक है। एक्सपेंशन अलोंग C1, तो ये माइनस का 1। अब ये माइनस के 1 से वो वाला माइनस का 1 चेंज मत कर देना, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है? A21 है, तो 2 1 का होता है, 2 + 1 3, ऑड नंबर है, मतलब वो नेगेटिव तो आएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव को नहीं भूल जाना। अब इसको छुपाओ, इसके सामने वाली रो को, इसके सामने वाले कॉलम को, तो क्या बचा? 2 4 1 0, और ये आया 4, तो 4 अल्टरनेटिव चल रहा है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का। चाहो तो ये कैलकुलेट कर लो, जैसे 3 1 है, ठीक है। आप लोग खुद समझ रहोगे 3 1 है, तो 3 1 क्या होता है? 3 + 1 होता है 4, जो कि एक इवन नंबर है। अब अगर इवन नंबर है तो फिर साइन का एक आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो मैं थोड़ी सी इंक डाल दूं, 2 मिनट। करते हैं हम लोग, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है? इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट प्लस का साइन, ठीक है। अब 4 से छुपा दो, ये सामने वाली रो छुपा दो, ये कॉलम छुपा दो, तो क्या बचा? ये छुपाया, ये छुपाया, तो ये बचा 2 4 3 0, ठीक है। अब सोचो गलती से कभी ये छुपाने की जगह ये छुपा दिया, तो वहां पर गलती क्या हो सकती है? तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि गलती कहाँ हो सकती है। गलती से छुपाना 4 था, छुपा दिया 1, काम खत्म। ऐसा छुपाना था, हमने ये छुपा के ये लिख दिया, तो यही सारी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। चलो 1 0 - 0
ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 0 माइनस का 4, हो जाएगा 4 प्लस का 0 माइनस का 4 3 12, ये हो गया आपका काम। ये तो 0 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, तो ये माइनस का 4 इंटू प्लस का 1 माइनस का 4, ये माइनस का 12 इंटू प्लस का 4 तो माइनस का 48। तो यहाँ से भी देखो आपको मिला सेम आंसर माइनस का 52। तो यहाँ से आप समझ गए होगे अभी तक कि भाई आंसर सारे सेम आ रहे हैं, मतलब आपको डिटरमिनेंट निकालना है किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का, 3x3 की मैट्रिक्स का, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ 3x3 और 2x2 है। तो 2x2 का तो हम सिंपल सी चीजें सीख गए, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस कर दो, खत्म हो जाता है। 3x3 के लिए आपको एक्सपांड करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ सही ट्रिक कैसे। इतनी सारी तो मेहनत कर ली हमने, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन अब मैंने आपको एक रिमार्क पढ़ाया था कि भाई हम उसका डिटरमिनेंट कहाँ से निकालते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस देखो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, अगर R3 में देखें तो एक 0 है, R2 में देखें तो एक 0 है, लेकिन अगर हम C3 की नजर से देखें तो ये 2 0 है, और 2 0 है तो हमारा काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम C3 के, अब हम C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके बताते हैं। तो C3 बोले तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A13। तो A13 बोले तो पॉजिटिव नंबर 1 + 3 4, जो कि एक इवन नंबर है, इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो 4। अब ये छुपाओ, ये छुपा दो, ये छुपा दो, कितना हो गया माइनस का 1 3 4 और 1। देखो अब मैं लिखूंगा, जब ये मैंने पॉजिटिव का लिखा तो अब अल्टरनेट चलते हैं, तो अब अल्टरनेट बोले तो माइनस, तो डायरेक्ट 0। अब इसके अंदर कुछ भी आए मुझे क्या मतलब, उसके बाद प्लस फिर 0, इसके अंदर कुछ भी आए मुझे क्या मतलब, जब 0 बाहर बैठा हुआ है आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही आना है ना भाई। देखो जब आप ये करोगे तो ये आएगा 1 2 4 1, फिर आप लोग ये करोगे तो ये आएगा 1 2 -1 और 3, तो ये तो पहले ही 0 हो गया, तो आपको सिर्फ इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है। तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 12 और ये हो जाएगा 4, डिपेंडेंट ऑफ ए, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा माइनस का 13 इंटू 4, तो जो कि डायरेक्ट कितना होता है माइनस का 52, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं कर दी थी मैंने हर जगह, हाँ कहीं पीछे अगर 52 तो नहीं लिखा था, ध्यान रखना। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि कितना होता है, माइनस का 52 होता है, तो आपका सीधा सीधा 0 + 0। तो ये देखो तो आपका इससे कितनी मेहनत करते हैं, अब आपको बार बार ये दो क्या बोलते हैं, दो ये बॉक्स बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। तो देखो ये हटा दूंगा मैं, आप लोग एक बॉक्स सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हो। तो यही बताना चाहता हूँ कि डिटरमिनेंट हमें उसके थ्रू एक्सपेंड करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। और मुझे लगता है कि ये तीन तरह से करने पर आपको समझ में आ गया होगा कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया मैं तो 4-5 बार सॉल्व कर चुका हूँ, आप तो आगे पढ़ रहे हो, आप तो कई बार डिटरमिनेंट निकाले होगे, आपने तो 12th क्लास भी पास कर ली, लेकिन हमें प्रॉब्लम जा रही है ना, अब आपको कैसे बताएं। तो मुझे आप कमेंट के थ्रू बताइए, अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो C3 से एक्सपेंड करने से हमारे वो बाकी के 2 बॉक्स बच गए और ये जल्दी हो गया। और हमें पेपर में यही तो करना है, टाइम ही तो बचाना है। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा तो हम बैठ के थोड़ी देर आराम करेंगे, आजू बाजू में देखेंगे कि कौन चीटिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, पेपर में सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ जो होती है वो होती है सांस लेने के लिए 2 से 5 मिनट हमें टाइम मिल जाए। क्या होता है, हम जल्दी जल्दी लिखते जाते हैं, एक टाइम के बाद क्या होता है कैलकुलेशन तक छोटी 2 + 3 को 5 की जगह 6 लिखने लगते हैं, तो वो इतना हेक्टिक होता है ना, एकदम से इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हमें 2-3 मिनट पेन छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास 2-3 मिनट बचते ही नहीं है। तो इस तरह की ट्रिक्स करने से, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से, अपनी कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी इजीली बढ़ाने से हम लोग वो 2 से 5 मिनट यहाँ पर निकाल सकते हैं, ताकि लास्ट में हम लोग अच्छे से कॉपी को बांध सकें, हम लोग एक बार चेक कर सकें कि हमने कहीं कुछ गलती से लिख नहीं दिया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं पेपर में, ठीक है। और टॉपर्स के पास यही सारी चीज़ें होती हैं, जो एक स्मार्ट टॉपर होता है। कुछ होते हैं बुक स्पीड है, जो सिर्फ दिन भर उन्हें पढ़ना है, लेकिन हम वो बच्चे थोड़ी, हम तो भाई एक बैक बेंचर है, हमें मस्ती भी करना है, डांस भी करना है, फुटबॉल भी खेलनी है, क्रिकेट भी खेलना है, उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें, PUBG खेलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के अलावा हमें पढ़ना भी है, क्योंकि अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ते रहते हैं और लास्ट में उनके नॉर्मल परसेंटेज आते हैं 85 88 80 90। और कुछ बच्चे होते हैं साल भर नहीं पढ़ते हैं, फिर भी लास्ट के 2-3 महीने में इतनी मेहनत कर लेते हैं कि आंसर ले आते हैं और फटाफट मार्क्स आ जाते हैं उनके। तो हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग वो मस्ती भी करेंगे। तो लास्ट के 3 महीने अगर आपको एकदम बिल्कुल घिसाना नहीं है तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया होगा आपको डिटरमिनेंट की पूरी प्रोसेस क्या होती है, कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू एक्सपांड कर सकते हो और अपना आंसर ला सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आप लोग किसी से भी करो, लेकिन आप लोग कोशिश किया करो देखने की कि 0 जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर हम एक ब्रैकेट तो बचा सकते हैं, एक जो बॉक्स कैलकुलेट करना है उससे बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डिटरमिनेंट समझ आया होगा।
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया या कैसा लगा। और आप लोग मेरी प्रीवियस जो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी मैट्राइसिस की, वो लोग भी देखते जाइए और जहाँ पर डाउट आए वहाँ पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्लस मैंने आपको एक नंबर भी दे रखा है, उस पर कोई भी डाउट आए आपको, अदर मैथ्स के किसी और पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी डाउट आए तो आप मुझे डायरेक्ट भेज सकते हो पर्सनली, मैं आपको सॉल्व करके उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।